बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का पहला दिन था जिसकी गूंज अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। कानूनी माहिरीन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कंडक्ट के हवाले से क्या कहते हैं और जज ऑफ द डे कौन था? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जज ऑफ द डे, जी, जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द सीरीज होता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है, तो ये एक नई टर्म समझ लें आप कि जज ऑफ द डे हु स्टूड आउट। क्योंकि अब तो देखिए मुकाबला इस तरह का हो रहा है ना कि दो ग्रुप्स इकट्ठे बैठे हुए और बड़े अरसे के बाद ये मंजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़र आया कि वो पहले तो था ना कि एक तरह का बेंच, एक लाइक माइंडेड जजेस बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे हुए हैं, तो उधर किसी की मेजॉरिटी किसी की मेजॉरिटी आपको नज़र आ रहा होता था। तो वो अब तो बेंच ऐसा बना है 7-8 का जो है वो तनासुब मौजूद है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। बट अब हमें जो नज़र आ रहा है वो तो हम कह सकते हैं ना, अगर तौहीन अदालत ना लग जाए तो नहीं, हम कौन सा किसी का नाम ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ जो है वो बड़ा उभर के सामने आई है। तो जब ये सवालात हो रहे थे तो उसमें हु आउट परफॉर्म्ड एवरीवन एल्स, सही, इसके ऊपर भी मैंने एक सवाल एतजाज़ अहसन साहब से किया। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे जवाब दिया। लेकिन आगाज़ में ज़रा देखें इस पॉइंट के ऊपर कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अदालत जो होती है वो किसी की भी हो, वहाँ पर डेकोरम होना, प्रॉपर जो तरीक़ाकार है अदालती उसको फॉलो किया जाना, जो समात का एक मुरव्वजा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक समात होना, ये एक बड़ा आर्ट है। और जज ने इंश्योर करना होता है जो बैठा हुआ है चेयर के ऊपर। तो काजी साहब से पहले जो मिसाल है, जिस तरह इरफान कादिर साहब जो है साबिक अटॉर्नी जनरल है, अभी रिसेंटली ही वाज इलेक्शन कमीशन के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके बारे में बहुत मशहूर है कि वो बड़ा टफ टाइम देते हैं। आपने किसी भी चीफ जस्टिस को, किसी भी जज को इंसल्ट करवाना है, आप उनको ले आएँ और वो बड़े नाजेबा किस्म के इशारे उसमें इजाफा भी हो गया हुआ है। अमानुल्लाह कुररानी साहब जो है ना वो भी उसी कैटेगरी में फाल करते। तो वो वाला मामला भी है। जिस तरीके से जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर जाते थे इरफान कादिर साहब। उमरता बंदयाल साहब के साथ भी करने की कोशिश की। और भी ऐसे बहुत सारे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। कभी आपको जो है वो अब्दुल हमीद डोगर साहब की कोर्ट में क्या हुआ था वो भी वाक़या तफसील से सुनाएंगे वहाँ पर। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2007, राइट, 2007 में वो एक समात थी, उन्होंने अटेंड की, बड़ी ज़बरदस्त। उसमें क्या हुआ था किस तरीके से, लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि मौका नहीं है। काजी साहब की बात कर रहे हैं। काजी साहब जो हैं वो उनकी अदालत में जो कार्रवाई हुई लाइव देखी लोगों ने, उस पर अब जाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो बड़ी ऑड लगीं। और पहले दिन चीफ जस्टिस आया, एक ऐसा मुकदमा जो ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्शियल है, पॉलिटिकल डोमेन में बहुत डिस्कस हो चुका, पार्लियामेंट में बहुत डिस्कस हो चुका, मीडिया पे बहुत डिस्कस हो चुका। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी हिस्ट्री से, यानी कि ज़रूरत से, यानी कि जितने यूजुअली जानते हैं उससे ज़्यादा, अदरवाइज़ तो कोर्ट रिपोर्टर्स को पता होता है ये सारी चीज़ का, या फिर जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं, या जिसने उसकी डिटेल्ड खबर को फॉलो किया होता है। सही। लेकिन ये मामला तो इतना बहस किया गया टेलीविज़न स्क्रीन्स पे कि एंकर्स को, ऑडियंस को, देखने वालों को, सबको जो है वो याद था। तो इस पे ज़ाहिर है कि लोगों की नज़रें भी लगी हुई थी इस पे। मैंने जो, और पहली दफ़ा जजों को टीवी पर भी देख रहे थे। हाँ, इस पे जो क्वेश्चन था ना, उसमें एक चीज़ जो एतजाज़ अहसन साहब ने कही, अब वो बड़ा स्टैंड आउट करती है। उन्होंने कहा काजी साहब मस्ट कंट्रोल, उनको अपना ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपने ऊपर खुद पे उनको कंट्रोल करना चाहिए। वो इम्पेशेंट नज़र आए और क्यों, क्या हुआ, किस बुनियाद के ऊपर वो ये कह रहे हैं। लेकिन कुछ मज़ीद जो है वो सवालात, एक बहुत अहम सवाल है कि बहुत सारे सहाफ़ी जो बड़े करीबी तसव्वुर होते हैं चीफ जस्टिस नए काजी फ़ाइज़ ईसा के, वो ये दावे कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ख्याल मौजूद है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके लाइक माइंडेड जजेस ये समझते हैं कि, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज का आना जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे होना चाहिए। सही। जबकि उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो ये समझते थे कि कॉम्पिटेंस के एतबार से और इस एतबार से कि इस वक्त मेरे पास प्रेशर किस नौइयत के मुकदमात का है, तो उस नौइयत के 57,000 केसेस का बैकलॉग बना हुआ है और मैं सारे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक्सपर्ट्स ला के बिठा दूँ सुप्रीम कोर्ट में,
हो जाए, उनकी बोहतात हो जाए, तो दीगर जो मामलात हैं उनको कौन वाइट कॉलर क्राइम जैसे जल्दी जल्दी उनको कैसे कौन करेगा। तो इस वजह से एक आपके पास जो है वो ज़रूरत की बुनियाद के ऊपर भी होना चाहिए। तो ये एक बहस मौजूद है। उनके दौर में बहुत सारे जजेस जो हैं वो आउट ऑफ टर्न सीनियरिटी जो है उसको नज़रअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट में आ गए। दूसरी तरफ वाला ग्रुप कहता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उनका बड़ा ओपन मौक़िफ़ है। अब वो जो सहाफ़ी करीबी हैं वो मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में, अपनी ख़बरों में, अपने तज्ज़ियों में, तबसरों में ये दावे कर रहे हैं कि काजी साहब आने के बाद जो काम सबसे पहले शायद कर सकते हैं वो ये है कि वो ऐसे जजेस जिनको सीनियरिटी से हट कर आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करके लाया गया, वो उन सबको हाई कोर्ट्स वापस भिजवा देंगे। अच्छा, अब इसमें जाहिर है कि ये सवाल भी मौजूद है कि वो ये कर भी सकते हैं कि क्या तरीक़ाकार होगा। जो जज है उसको उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी वापसी कैसे मुमकिन, वापसी उसका ख़त्म करने का तरीक़ाकार जो है वो तो आपका आर्टिकल 209 और वो जुडिशल कमीशन ने या जो ये मामलात हैं वो कहाँ पर किस फोरम के ऊपर एड्रेस होंगे। इस पर मैंने सवाल किया एतजाज़ हसन साहब से कि काजी साहब जो हैं वो क्या ये मुमकिन है कि वो आउट ऑफ टर्न आने वाले जो जजेस हैं उनको हाई कोर्ट वापस भेज सकते हैं। उस पर एतजाज़ हसन साहब कहते हैं उनका मौक़िफ़ है कि नहीं, अब मुश्किल, वो ऐसा नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने साथ ये कहा कि जो काजी साहब के बैकर्स बन गए हैं ना इस वक्त, यानी उनकी पुश्त पर खड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि ये एक टोला है और ये जो टोला है ना वो अगर काजी साहब सियासत में होते तो जैसे ही ये पता चला था कि हाँ अब कन्फर्म हो गया ही इज़ बिकमिंग द चीफ जस्टिस, तो इन्होंने अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अपने सोशल मीडिया के ऊपर उनके साथ अपनी तस्वीरें चढ़ाना शुरू कर देनी थी। क्यों अपनी तस्वीरें के वो होता है खुशामदी, जैसे आज गाड़ी के बाहर खड़े थे और फिर उनको शह देते हैं, शह देते हैं कि ऐ भी कर दो, ऐ भी कर दो। और बहुत सारे लोग जो है ना उसके फिर झांसे में आके फैसले कर भी लेते हैं। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस, उनका एक मिसाल देते हुए वो कह रहे थे कि ये इस किस्म का वो होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें आना शुरू हो जाती है, इस किस्म के नासिर काजी फ़ाइज़ ईसा को उभारेंगे कि आप जस्टिस आयशा मलिक और मुनीब अख्तर और रिजवी साहब जो हैं उनको को कहें कि ये नहीं आ सकते थे और ये सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं आए। लेकिन वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में भी ये रवायत नहीं है कि आप सीनियर मोस्ट को लेकर आए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। फिर मैंने उनसे पूछा, अब ये जो जज ऑफ द डे की बात है कि आपने तो सवालात देखे होंगे, कार्रवाई भी देखी, जजेस जो हैं वो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन सवालात किसके थे, सबसे पर्टिनेंट, सबसे प्रिसाइज, सबसे बेहतरीन सवाल किसके थे? उस पर एतजाज़ हसन साहब की जो राय है वो ये कहते हैं कि आज तो मेरे ख्याल में द डे बिलोंग्स टू, फिर वो कहते हैं इन ग्रुप्स में मैं कैसे बताऊं फिर उन्होंने कहा कि चले, वो फिर उन्होंने रुक के तवक्कुफ के साथ कहा कि लेकिन द डे बिलोंग्स टू मुनीब अख्तर, एब्सोल्युटली ही इज राइट, एंड देन ही सेड एजाजुल हसन, देन आयशा मलिक। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने बहुत पर्टिनेंट, बहुत प्रिसाइज और बेहतरीन सवाल, और ये तीनों जज हम ख्याल उमर अताब बंदियाल साहब के समझे जाते। और फिर वो कहते हैं कि और दूसरी तरफ से मंसूर अली शाह ने, अतर बिन अल्लाह ने और चीफ साहब ने खुद, अगर तीन तीन आपने लेने हो कि कौन से तीन इधर से अच्छे सवाल कर रहे थे, या मुझे आयशा और जस्टिस आयशा और मुनीब साहब के बहुत अच्छे लगे। हाँ, बहुत शानदार उनके सवालात, ख़ास तौर पे जो इस केस से रेलिवेंट थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था कि हुकूमत इस कानून के ज़रिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार को, कि जो बेंच की फॉर्मेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसको रेगुलेट करने के नाम पे जो जुडिशल पावर्स जी एक्सरसाइज करता है एक बेंच, एक जज, एक कोर्ट, उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या कैसे आएगा, क्या कैसे नहीं आएगा, और ये एक दरवाज़ा खोल देगा पार्लियामेंट के लिए इंटरवेंशन का, कल को कोई और कानून ले आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अतर मिनल्ला साहब के भी जो पॉइंट्स हैं उनको वो फेंकने वाले नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि कैसे एक शख्स जो है उसको आप इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो पावर्स दे सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर ये डेलीगेट हो जाती है और 3 रुकनी कमेटी जो है वो ये फैसला कर लेती है। उस पर फिर आर्गूमेंट्स मौजूद हैं, वो हम पहले भी उनको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है वो शायद ये नहीं है कि ये इख्तियार, तो मैं एग्री करता हूँ शायद कि अपील का राइट होना चाहिए, अपील का राइट होना चाहिए, ठीक है, 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, ठीक है,
एक बंदा ना कर रहा हो, 3 बंदे जो है वो अगर बेंच बना लेते जैसे हैं, आज उन्होंने का फैसला कर लेते हैं तो ये दुरुस्त हो सकता है। तो वो अतर मिन अल्लाह साहब, ये शायद मेरा मुझे ये लगता है कि ये मामला ज़ाहिर है कि इसमें एक क्वेश्चन फिर ये भी अराइज होगा ना कि क्या यही काम सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कर सकती? 191 जब ये ये कहता है काम ही उनका अपना। कि जब 191 कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपने रूल्स खुद बनाने हैं, इंडिपेंडेंट है तो वो कानून कहते हैं कि अब ये भी तो कानून ही है ना, इसके तहत बनाने हैं। फिर उस पर वो क्वेश्चन जो जस्टिस आयशा मलिक ने किया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है क्या सिर्फ वही कानून है, क्या वही उसी के ज़रिए कानून बनता है, या आइन जो ये सिर्फ उसी के ज़रिए वहीं से ओरिजिनेट होते हैं वो। और फिर जो जस्टिस आयशा मलिक ने क्वेश्चन किया कि जो सेक्शन 5 है, अपील का जो राइट है, बहुत वैलिड था। वो अपील का राइट आप अगर उसको कर देते हैं ओके, तो ये जो 15 रुकनी बेंच ये फैसला दे देगा इसकी अपील कहाँ होगी, इसकी अपील के लिए तो फोरम ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके हवाले से अच्छा, फिर जो है वो जो एतजाज़ अहसन साहब है, उन्होंने कहा कि एक बात जिसने मुझे बहुत मुश्किल में डाला हुआ है, वो कंडक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं काजी फायजी साहब जी। वो कह रहे हैं कि लोगों ने देखा होगा कि किसी वकील को, जितने लर्नड काउंसल्स, जो वकला, सीनियर एडवोकेट्स, बैरिस्टर्स, जो भी हुएवर, जो भी अपेयर हुआ सामने काजी साहब की अदालत है, उन्होंने वो उस पूरी प्रोसीडिंग को जो है वो चलाना है। कहते हैं कि घड़ी देख के किसी भी एक वकील को 15 मिनट, आधा घंटा तो दूर की बात है, वो कहते हैं मुझे बहुत सारे लोगों के इस पे फ़ोन आए कि किसी वकील को भी 15 मिनट और आधा घंटा तो दूर की बात है, 10 मिनट भी जो है वो बहस के लिए नहीं मिले, नहीं दिए गए। आप अगर सुने नहीं रहे तो फिर आप अपनी जजमेंट किस चीज़ पे बेस करें? इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ, जो तारिक रहीम साहब के साथ हुआ, वो उसको मेंशन करते हैं। हाँ। वो उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली उन्होंने वर्ड्स जो बोले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एतजाज़ अहसन साहब ने उन्होंने कहा कि देखें, जो अब बेसिकली उसके पीछे थॉट क्या है, करामत मुगल साहब आपका मुकदमा आप मेरे सामने ले आते हैं और आपने उसके ऊपर बहस करनी है, और मैं आप जैसी बात करने लगते हैं मैं आपको टोक देता हूँ, मैं आपको बात नहीं करता, मैं आपका आर्गूमेंट नहीं सुनता। आपका आर्गूमेंट हो सकता है कि गलत हो, ऑलरेडी गलत हो, लेकिन जब मैंने सुना ही नहीं आपका आर्गूमेंट, तो इसका मतलब मैं तो फैसला पहले से सोच चुका हूँ, दिमाग अपना बना चुका हूँ, मुझे सेट माइंड के साथ। हाँ, तो वो कहते हैं कि देखें 15 मिनट और आधा घंटा तो दूर की बात है, 10 मिनट भी बहस के लिए नहीं दिए गए, क्योंकि जज साहिबान सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। अब चीफ जस्टिस साहब उजलत में भी थे, लगता था कि उनको जल्दी है किसी बात की। उनको ये भी था कि उन्होंने बोला भी है कोर्ट में, हाँ, और उनको ये भी लग रहा है, वो कहते हैं एतजाज़ अहसन साहब के, उनको शायद चीफ जस्टिस को ये भी लग रहा था कि जो केस है, ये जो मुकदमा है, ये जो समाअत है, ये आउट ऑफ हैंड जा रही है, यानी उनके हाथ से निकल रही है। कभी कोई जज बोल रहा है बीच में, कभी वकील, उन्होंने काफ़ी दफ़ा रोकने की भी तरीके से कोशिश की है, लेकिन सब ने सवाल किए हैं फिर भी। तो चीफ जस्टिस ने बार बार जो है ना वो कहा इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को कि आप बहस करें। वो बहस करते शुरू, दलाइल देना शुरू करते, दरमियान में सवाल आ जाता, कोई ना कोई सवाल आ जाता। फिर चीफ जस्टिस ने दूसरी मरतबा कहा कि बहस शुरू करें, लेकिन फिर जब तीसरी मरतबा उन्होंने कहा ना, तो उन्होंने एक सीनियर वकील को कहा, एतजाज़ अहसन कहते हैं कि आई विल कमिट यू फॉर कंटेम्प्ट, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को जी, आई विल कमिट यू फॉर कंटेम्प्ट। मुझे तो मैं जो है वो तौहीन की, वो जो है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपके खिलाफ, तौहीन अदालत की वो करूँगा। तो एतजाज़ अहसन कहते हैं कि ये तो खौफनाक बात है जी, पहली समाअत में कि आप पहले ही दिन एक सीनियर एडवोकेट को, जब आप देख रहे हैं कि उन्हें 14 लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ रहे हैं, 15, तो उसको आप इतनी मतलब आपको बेचैनी हो जाती है। नहीं, 15 में तो वो खुद है ना चीफ जस्टिस, तो 15 के सवालों तो के जवाब दे रहे थे। बाकी 14 के जब वो दे रहे हैं और आप बहस का कह रहे हैं उस वक्त, तो बाकी लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखें, एक सीनियर एडवोकेट को जब आप देख रहे हैं कि ये 14 लोग इनसे सवाल कर रहे हैं और उसको जवाब देने पड़ रहे हैं, तो उसको मतलब आपको बेचैनी हो जाती है, आप उसकी बात नहीं सुनते, आप उसको आर्गूमेंट नहीं देने देते, और फिर आप उसको कंटेम्प्ट का जो है वो कह देते हैं। तो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को ज़रा इस बात पर अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे आखिर में जो है वो ये भी पूछा कि सदर अलवी का जो यानी कि मौक़िफ़ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो अलवी साहब ने जब उनके पास दोनों हाउसेस से पास होके आया था,
उन्होंने उसको एतराज़ लगा के वापस भेज दिया था और उसे आइन से मुतसादिम करार दिया। तो उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 191 ये कहता है, एक और आर्टिकल को कोट किया उन्होंने, कहा कि हमें बताता है कि जो असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, कौमी असम्बली है, इन्होंने अपने मामलात को कैसे चलाना है। तो उसका जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस वो अगर हम बनाते हैं इसी तरीके से, यानी पार्लियामेंटेरियंस जो है वो पार्लियामेंट ख़ुद बनाती है कानून साजी के ज़रिए, और वो दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1980 के रूल्स हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। सदर साहब ने ये भेजा था जिसको फिर उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन से वो कर लिया, और फिर 10 दिन के बाद खुद ब खुद जो है इसका गज़ट नोटिफिकेशन, क्योंकि ये असेंट की फिर ज़रूरत नहीं थी, सदर नहीं भी करते दस्तखत, तो फिर वो 10 दिन के बाद लेजिस्लेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है जी। तो वो उस पर फिर एतजाज़ एहसन साहब का जो मैंने मौक़िफ़, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, आप एग्री करते हैं आरिफ अलवी से? उन्होंने 100% मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये आइन के मुताबिक यही तरीक़ाकार है, और ये नहीं हो सकता कि आप एक कानून साजी के ज़रिए आइन के इख्तियार को ख़त्म कर दें। यही काम किया गया। ये जो 16 महीने की हुकूमत आई थी, इसने जो कानून साजी की है, ये सारी जमातें कहती हैं हम आइन बचाने वाले हैं, हम आइन लाने वाले हैं, हम आइन देने वाले हैं, ये सरज़मीन बेआइन थी। मियाँ साहब की पार्टी कहती है हमने आइनी तरमीम करके, जो 18वीं तरमीम है वो करके आइन को रिस्टोर किया उसकी ओरिजिनल हालत में, जिसको सपोजिटली उन्होंने वो कहते हैं कि एक आमिर ने तब्दील कर दिया था, किया था बिल्कुल, आपने उसको रिस्टोर भी कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने अपने लिए रास्ता भी निकाला, लिए भी तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का रास्ता निकाला, वज़ीर-ए-आज़म का, पीपल्स पार्टी ने आइन भी दिया, बिल्कुल ठीक किया। अब पिछले 16 महीने में क्या किया आपने? एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें एक शेडो डमी अपोजिशन लीडर, जो अब नून लीग का हिस्सा, डमी अपोजिशन लीडर बिठाया हुआ था, अपोजिशन थी नहीं, जो असल अपोजिशन थी उसको आपने अपने इस्तीफ़े वापस लेने की बार बार बात करने के बावजूद वापस नहीं आने दिया। उसके ऊपर एक अलग सवाल है कि पीटीआई आखिर क्या उनको पॉलिटिकली ये डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, लेकिन वो तो नहीं थे। दूसरा, पार्लियामेंट में कोरम भी पूरा नहीं होता था। ये सवाल आज तारिक रहीम साहब ने किया। उन्होंने कहा जिस वक्त ये बिल मंजूर हो रहे थे आपने देखा कितने लोग बैठे हुए थे, वो तो इतने भी नहीं थे जितने इस कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो इस पर उन्होंने बुरा मनाया था। 86 लोगों का कोरम जो है ना, वो आपको पार्लियामेंट की कार्रवाई प्रोसीडिंग जो है वो जारी रखने के लिए चाहिए। एब्सोल्युटली 86 पीपल हैव टू बी देयर एक हाउस में, जो कौमी असम्बली है उसमें, अपनी कार्रवाई को जारी रखने के लिए। जब इतने लोग मौजूद नहीं थे तो आपने जितने गिवन लोग हैं उनसे आपने पास करा लिया कानून। मेरे घर में बैठ के वो कह देते थे इसको पास कर लें, इसको पास कर लें, और पास होते रहे। बहुत सारे बिलों का तो उनको नाम भी नहीं पता थे। लेकिन दूसरा ये भी है ना, जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोरम पूरा नहीं, फिर वो पॉइंट नहीं करता तो कोरम गिना भी नहीं जाता। बहरहाल देखें, काजी साहब जो हैं वो, आपको पता है कि जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, अब आप ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं, नाम लेते हैं, यार उमर अता बंदयाल बहुत डिस्कस हुए, अच्छा नहीं, साकिब निसार भी बहुत डिस्कस हुए, खोसा साहब भी बहुत डिस्कस हुए, जस्टिस गुलजार भी हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में इफ्तिखार चौधरी हुए, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा। लेकिन नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना होते हुए भी इतना डिस्कस हुआ जितना चीफ जस्टिस होता है जी। तो 88 दिन पहले इनका नोटिफिकेशन हुआ था। हाँ, नहीं तो उससे पहले भी, जब से ये मामला फैज़ाबाद धरना केस और उससे पहले से हुदैबिया वाले से कौन कौन सा केस है, ये तो मुसलसल डिस्कस वाला, वो आपको याद होगा। हाँ, तलोर वहीं से तो मामला शुरू हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स पर जो इन्होंने फैसला दिया हुआ पहले। तो ये बेसिकली जो है ना, वो एक आप यूँ समझ लें कि वो खुर्दबीने जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा पे लगी हुई, और ये 13 महीने होने वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। सही, चले, बहुत शुक्रिया का ईसा नकवी साहब आपके तजिए का। आपने मुझे काजी साहब कह दिया, अब कह दें ईसा नकवी कह दें, ये कन्फ्यूजन है मेरा ख्याल है कि ईसा नकवी और काजी नाम मिलते जुलते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। तजिए का कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।